चलो जी करते हैं शुरू फिर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट कर ली थी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं जीएसटी। तो बेटा जीएसटी जो आता है वो आता है सीबीडीटी एंड आईसी के अंदर, ठीक है। सीबीआईटी एंड सी के अंदर, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है वो? ये ऐसा टैक्स है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है ना दुनिया में, उसको भी देना पड़ रहा है। बच्चे के डायपर से लेके फ्यूनरल के लकड़ी तक हर जगह क्या लगता है? जीएसटी लगता है। समझ आ गई बात? तो जीएसटी जो है बेटा, वो कहने की बात यह है कि आपको कंपलसरी पे करना ही पड़ता है। डीटी पे क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स पे क्या होता है कि एक बेसिक स्लैब होती है, जब वो स्लैब आप क्रॉस करोगे तब आपको डीटी पे करना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी 5 लाख से कम है साल की इनकम, तो आपको टैक्स पे नहीं करना। बट ये वाला जो जीएसटी है, ये सांस लेने पे भी टैक्स है। समझ आ रही बात? तो ये वो टैक्स है जो आपको पे करना ही करना है। क्लियर? तो जीएसटी की बात करें अगर हम, तो क्या बोला है इन्होंने? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब जैसे बात करें न्यूजीलैंड में भी जीएसटी है, न्यूजीलैंड में भी जीएसटी है, यूके में क्या वैट, अमेरिका में क्या वैट चलता है, ठीक है। तो इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हैज सबमिटेड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको पहले क्या बोलते थे? पहले वैट बोलते थे हम। पहले वैट नहीं, सबसे पहले जीएसटी ही था, फिर वैट आया, फिर जीएसटी हो गया। अब ये मोदी जी ने क्यों इसको जीएसटी को लाया था कि भाई पहले ना हेरा फेरी होती थी वैट में कुछ चीजें ना हिडन हो जाती थी, छुपा ली जाती थी। जैसे मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, तुम होलसेलर हो, आगे रिटेलर है, आगे कस्टमर है, तो वैट ऐसे घुमा फिरा के ना 50% तक लगता था। मतलब आप लेके चलो 100 रुपए की चीज 150 में बेची जाती थी, घुमा फिरा के टैक्स। तो वो हिडन टैक्स था कहीं ना कहीं वैट। तो वैट को हटाकर उन्होंने क्या करा, एक क्लियर फिगर थ्रो करी कि भाई 18%, 28%, 12%, 5% हमने टैक्स लेना है। इससे क्या हुआ कि हेरा फेरी नहीं हुई। जो एंड यूजर होगा उसको भी उतना ही पे करना पड़ेगा, जो होलसेलर होगा उसको भी उतना पे करना पड़ेगा। तो कोई हेरा फेरी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर। विच वॉज लेविड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होता है जैसे बेटा, जैसे अल्कोहल वगैरह यूज होती है ना, पेट्रोलियम वगैरह, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है हमारी, ठीक है। विच वॉज लेविड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर्विस टैक्स विच हैज लेविड ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जैसे सर्विस टैक्स में बताता हूँ मैं क्या होता है। आप किसी बड़े से होटल में जाते हो, वहां रहते हो, तो आप जब बिल लोगे ना आप पे, उसमें देखना सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स ऐड किया होता है उन्होंने, ठीक है। सर्विस चार्ज जो है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने देना कि नहीं देना, बट जो सर्विस टैक्स होता है वो पे करना पड़ता है। जैसे मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं कोचिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, तो इसको अगर मैं जीएसटी में फाइल करूँ तो मेरा सर्विस टैक्स बनेगा। समझ आ गई बात? तो मुझे वो कंपलसरी पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंगल टैक्स है, ठीक है, ऑन द सप्लाई राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। वही फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक का लास्ट एंड पे होगा, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स हुज इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर, ठीक है। किसको बोर्न करना पड़ता है एट द एंड? कंज्यूमर को। जो एंड यूजर होगा वही इसको पे करेगा। हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे आप अगर सर्विस ले रहे हो तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो वी आर द कंज्यूमर, तो वी हैव टू पे टैक्स, ठीक है, क्योंकि वो तो वापिस ले लेगा अपना टैक्स। द इमीडिएट लायबिलिटी टू पे द टैक्स मे बी फॉल अपॉन another person such as manufacturer or provider of service, seller of goods, but is same collected from the person purchasing of the goods। मतलब एट द एंड जिसके पास गुड्स आएगा, कंज्यूम होगा, सारा बर्डन उसी पे ही है। मतलब कस्टमर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कस्टमर की बात। प्री जीएसटी सिनेरियो क्या था पहले? प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉलोइंग ड्यूटीज वर लेविड। ये उन्होंने बताया, कच्चा चिट्ठा खोलकर बताया इन्होंने कि भाई ये चीजें होती थी पहले। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे क्या लगता था पहले? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। कौन लेवी करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, तब क्या लगता था? वैट। क्या लगता था? अगर हम आउट स्टेट मतलब दूसरी स्टेट में सामान बेचेंगे तो क्या लगता था? सीएसटी। ये कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, टैक्स, सर्विस टैक्स, ये भी कौन कलेक्ट करता था?
सेंटर करता था। तो देख रही हो मतलब कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, बनाने पे अलग पे करना पड़ रहा है, सामान सप्लाई करने पे अलग करना पड़ रहा है, कंज्यूमर अलग वैट पे करेगा, है ना। अब इन्होंने थोड़ी इसके ऊपर ना और डिफाइन, ये अब आज के बाद जीएसटी के बारे में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं बता दूं। जो एक बार हमने सीख लिया ना यहाँ पे, अब इसके बाद आपको ना पूरा टिप्स पे पता होगा कि जीएसटी कहाँ लेवी करता कहाँ नहीं करता। Since the taxes were levied by different authorities, central and state authorities, it was not possible to take the benefit of credit of taxes paid at different stages. पहले क्या होता, जैसे ये टैक्सेस है ना, तो टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्रेडिट मतलब कि जैसे अभी क्या मिलता है, आप लेके चलो एक ना टाइम पीरियड मिलता है कि हमें इतने टाइम बाद टैक्स पे करना है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, है ना। कुछ लोग 6-6 महीने का भी पे करते हैं टैक्स। फॉर इंस्टांस व्हेन अ ट्रेडर रिसीव गुड्स सेइंग कॉस्टिंग, एग्जांपल दिए इन्होंने, एक ट्रेडर ने रिसीव गुड्स किए 1 लाख रुपए के, किससे, मैन्युफैक्चरर से, और एक्साइज ड्यूटी कितनी लगी उस पर, 18%, कितनी हो गई वो 18,000, वाज लेविड ऑन द गुड्स सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। व्हेन सच ट्रेडर वुड सेल गुड्स टू द कंज्यूमर, उसको वैट कितना देना पड़ रहा है, अज्यूम किया उन्होंने 18%। However, the trader could not avail the benefit of the credit of the excise duty 18, तो वो उसको ना क्रेडिट का बेनिफिट नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरर को अलग से पे करना पड़ रहा है, कंज्यूमर को, मतलब एक रिलेशन के बीच में गैप है, टैक्स के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ब्रिज बनाना है। पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द ट्रेडर वुड बी, कितना हो गया 1 लाख प्लस 1,18,000, ऑन विच द ट्रेडर वुड एड हिज प्रॉफिट मार्जिन एंड लेवी, अब वो इसके ऊपर क्या करेगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। Was levied on the tax. In our example, excise duty also. In addition to the tax levied on the goods, the cascading effect tax on tax increases the prices of the good, resulted in the unjust enrichment at the cost of the ultimate consumer. तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो बर्डन जो बढ़ता जाएगा किसके ऊपर बढ़ता जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब सप्लायर को बेनिफिट नहीं मिल रहा टैक्स का, तो अल्टीमेटली वो बर्डन किस पे शिफ्ट करेगा, आप पे करेगा ना। 1,18,000 की चीज 1.5 लाख में बेचने की कोशिश करेगा वो, है ना, तो महंगी होती जाएगी चीज। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद लिखा पोस्ट सिनेरियो जीएसटी क्या है। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जैसे जीएसटी आया, द टैक्स टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अप टू फाइनल कंजप्शन ऑन द सिंगल टैक्स। सिंगल टैक्स स्कीम हो गई, क्या हो गई, ऊपर भी 18 नीचे भी 18, तो रहना 18% आपका, ठीक है। सिंगल टैक्स जीएसटी विद क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑफ द प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल, 10 एग्जांपल अब जो हमें दिया है, जीएसटी अर्स्ट वाइल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 18,000 पेड बाय द ट्रेडर कुड बी अवेल्ड एज अ क्रेडिट एंड एन एसेट, जिसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ, क्या बोलते हैं, आउटपुट इनपुट हम करते हैं जो, अगेंस्ट द टैक्स चार्ज बाय द ट्रेडर, a liability for the trader would be received from the customer, ठीक है। Hence, जैसे किसी उसने सेल करा तो क्या हुआ, आउटपुट हुआ, ठीक है, और जैसे उसने परचेज करा तो क्या हुआ, इनपुट हुआ, तो इनपुट में से जो आउटपुट माइनस होगा वो क्या होता है, सेट ऑफ करना, ठीक है। The cost of the goods of the trader would be 1 lakh, as only 18,000 can be set off against the GST charged by the trader to the consumer. The tax levied by the manufacturer to the trader becomes input tax, वही जो मैंने बताया, for the trader. Since the goods are purchased by him, it is his input. The tax levied by the manufacturer to the trader on the or the trader to the consumer is output. Manufacturer ने trader को बेचा output, trader ने consumer को बेचा output, तो सिंगल टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को। समझ आ रही बात, मतलब मैन्युफैक्चरर अगर ट्रेडर को बेचेगा 18% लगेगा, 18% वो आगे भी करेगा, एट द एंड जो एंड यूजर होगा उसको पूरा पे करना पड़ेगा, तो सिंगल टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा 18,000 पे। पहले क्या था, एक्साइज ड्यूटी अलग से पे करना है, वैट अलग से पे करना है, समझ आ रही बात, तो ये पंगे बड़े थे पहले। Since it is output for the both the manufacturer and trader, both for the manufacturer and trader, the input tax cannot be added to the cost of the goods and services procured, as it is adjusted against the output tax liability. जो इनपुट टैक्स है वो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स के साथ प्रोक्यूर नहीं कर सकते, उसको किसके साथ अगेंस्ट सेट करेंगे हम, इनपुट और आउटपुट के साथ, ठीक है। In a nutshell, since the input tax is availed as a credit, only the value addition, the profit margin levied on by the trader to the consumer is our example will be taxed, with the burden of the tax being borne by the final consumer. तो अल्टीमेटली ये जो रहेगा, जो बर्डन रहेगा किसके ऊपर रहेगा, हमारा
कंज्यूमर के ऊपर, मतलब है तो पहले भी कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन था, बट बर्डन अब क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि पहले क्या था, 50% टैक्सेस चले जाते थे एक्साइज के रूप में, ये लग गया वो लग गया, लेकिन अब क्या कि एक ही सिंगल टैक्स है, चाहे वो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को पे करेगा, कंज्यूमर उसको करेगा, अल्टीमेटली 18% गवर्नमेंट के पास जाएगा। सीलियंट फीचर ऑफ जीएसटी, तो क्या क्या इसके फीचर्स हैं जीएसटी के वो देखते हैं। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई, किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, लेवी सप्लाई के ऊपर। मैन्युफैक्चरर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इन अदर वर्ड्स सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई को क्या माना गया, टैक्सेबल इवेंट माना गया, which on its occurrence creates attract the liability to pay tax। सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा टैक्स है कि अगर हम कस्टमर पे नहीं लगाएंगे तो हमें पे करना पड़ जाएगा। आई समझ बात, तो हमें ये अपने आप ही एक अट्रैक्ट करता है कि भाई ये हमने जीएसटी फाइल करना ही करना है ताकि हमें पैसा वापस आए, रिवेट मिले, ठीक है। अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ द सप्लाई चेन, वैल्यू एडेड होती जाएगी तो टैक्स लगता जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल है बेटा, 1000 रुपए की चीज है, मैन्युफैक्चरर ने बेची किसको, ट्रेडर को, ठीक है, 1000 रुपए की बेची, ठीक है। तो इसको इसने कितने की दी चीज, 18% के टैक्स के हिसाब से 1080 रुपए। अब इसमें ये क्या करेगा, अपना मार्जिन ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 120 रुपए अपना मार्जिन ऐड कर दिया, आगे क्या आ गया, कंज्यूमर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो टैक्स लगा हुआ ऑलरेडी इसमें अपना मार्जिन रख लेगा और ये बाकी सामान कितने का भेज देगा कस्टमर को, 1300 में, खत्म। आई बात समझ, तो अल्टीमेटली जो फाइनल यूजर है हमारा कंज्यूमर, उसको 1300 पे करना पड़ेगा। तो 1300 में उसका जो टैक्स या तो इंक्लूसिव होगा या तो एक्सक्लूसिव होगा, वो डिपेंड करता है। जैसे इसमें मैंने क्या कर दिया, ये हमारा जो टैक्स है इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहाँ तो मैं इसको अलग से करके क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्या कर दिया, मार्जिन जैसे 1000 का सामान था, टैक्स को मैं एक्सक्लूसिव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1000 का सामान खरीदा मैंने, 1200 का बेचना है, तो 1200 के ऊपर 18% जो निकल कर आएगा वो मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो वो हो जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव टैक्स। इंक्लूसिव होता है अंदर ही छुपा हुआ, एक्सक्लूसिव होता है बाहर। जो एक्सक्लूसिव होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, जो इंक्लूसिव होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। मैं जब आप कहीं प्रैक्टिकल करोगे फाइनल्स का तो मैं बता दूंगा आपको कैसे है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम, तो जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, दैट द टैक्स इज लेविड एट द प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, यहाँ पे सर्विसेज हमारी कंज्यूम हो रही है वहीं पे टैक्स लगेगा, रेदर देन द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरर को टैक्स नहीं है, टैक्स अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को ही लगेगा, ठीक है। और जितनी वैल्यू एडिशन होती जाएगी उतना टैक्स बढ़ता जाएगा, 1000 की चीज 1200 में, 1200 की 1500 में, तो 1500 के ऊपर टैक्स लगेगा जीएसटी हमारा, ठीक है। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स के ऊपर टैक्सेस लगेगा, वो नहीं है सही, वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगेगा हमारा, ठीक है। और कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी सिस्टम, अंडर जीएसटी सिस्टम देयर इज अ हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉज, प्रोसीजर, रेट ऑफ टैक्सेस अक्रॉस द कंट्री। ये हर जगह ही क्या करता है, एक जैसा टैक्स लेके चल रहा है और कोई भी बंदा लूट पाट नहीं कर सकता और टैक्स अवेजन नहीं कर सकता, टैक्स फ्री हो सकता है, टैक्स अवेजन नहीं हो सकता। टैक्स अवेजन का मतलब होता है हेरा फेरी करना, ठीक है। बिफोर गोइंग थ्रू द टाइप्स ऑफ taxes under GST, it is important to understand the concept of intra-state supply and interstate supply। ये हमने पढ़ा भी है पहले भी, है ना, ग्रेड 11 में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। Under GST which determine the types of tax to be charged by the supplier, the concept of intra-state supply and interstate supply depends upon the location and supplier place of supply। मतलब जहां पे हम हैं और कहां किस जगह पे हम सामान बेच रहे हैं उसी को बोलते हैं इंट्रा एंड इंटरस्टेट, ठीक है। जैसे इन्होंने आगे बोला हुआ है, as a general rule where the location of a supplier and place of supply of goods services are the same union trade, मतलब एक ही जगह पे, जैसे चंडीगढ़ में बैठा हूं, चंडीगढ़ में ही सामान बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा स्टेट सप्लाई। चंडीगढ़ में सामान बनाया और चंडीगढ़ में बेच दिया, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट। goods or services except respectively, similarly the location of supplier and the place of supply goods and services are in two different states, two different union territories, और a state and union territory is interstate supply। जैसे हिमाचल में प्रोडक्शन हो रही है, सामान यहाँ बेचा जा रहा है, जम्मू में एप्पल्स बनते हैं, सामान यहाँ बेचा जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टेट। क्लियर। पंजाब में अनाज बनता है और बिकता जाके दिल्ली में, तो वो क्या हो गया, इंटरस्टेट। कोई डाउट?
इसमें दो तीन चीजें जो देखनी है, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, टू डिफरेंट स्टेट्स होनी चाहिए। तो सबके रिलेशंस बताए इन्होंने, तो उसको इंटर स्टेट बोलेंगे हम, ठीक है। पंजाब से बनाया चंडीगढ़ से भेजता तो फिर आपका इंटर स्टेट आएगा, इंटर स्टेट, क्योंकि यूटी है ना, तो यूटी में इंटर स्टेट लगेगा, क्योंकि जो यूटी का होता है उसका टैक्स लगता है यूटी जीएसटी, और स्टेट का लगता है एसजीएसटी, तो रेट बदल गए। अब देखो जी, जीएसटी हैज अ ड्यूअल एस्पेक्ट्स, सेंटर और स्टेट मिलकर लगाती है टैक्स, कॉमन टैक्स, बट ये नहीं कि वो अलग अलग लगाएगी। 18% है तो 9 कौन लगाएगी, सेंटर, 9% कौन लगाएगी, स्टेट, तो आधा आधा लगेगा। ये नहीं कि 18 वो लगाएगी, ऐसा नहीं होता कभी, ऐसा कोई करके देखे, जान ले लेंगे हम, ये कर रहे हैं ना। State and center states simultaneously levying on the common tax base. There are three main components of GST which are central central goods and service tax, जिसको क्या बोलते हैं, CGST, और ये कौन कलेक्ट करता है, सेंटर। ये क्यों किया गया बेटा ऐसा, दो इनको, स्टेट और स्टेट, क्योंकि स्टेट ने भी तो डेवलपमेंट करनी है ना स्टेट के लिए, तो स्टेट और सेंटर को दोनों ही पैसा चाहिए। सेंटर को चाहिए देश की डेवलपमेंट के लिए, और स्टेट को चाहिए स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए फंड्स को लगाया गया इन चीजों को, ठीक है। स्टेट, अच्छा उसके बाद आता है एसजीएसटी, ये कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हमारा क्या क्या आ सकता है, यूनियन टेरिटरीज भी आ सकती है हमारी, जैसे चंडीगढ़ क्या अभी स्टेट नहीं है, यूटी है, तो यूटी के साथ मिलकर कौन लेगा, सेंटर। स्टेट कैसे ले लेगी, जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पौंडीचेरी है ना, तो जैसे यूटी, जैसे जम्मू कश्मीर अभी क्या है हमारा, यूटी है, तो यूटी का 9% प्लस सेंटर का 9%, तो 18% इस हिसाब से लगेगा इसका। आई बात समझ, क्लियर है। यूटी का कभी स्टेट के साथ अगर लग गया, इकट्ठा लग गया, तो फिर वो पता कैसा होगा, वो बात ही नहीं बनेगी। यूटी के साथ बनेगा सेंटर का, स्टेट के साथ बनेगा सेंटर का, जैसे पीछे पड़ा हमने, आगे आगे ना, यूटी जीएसटी इज लेविड कलेक्टेड बाय द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। विदाउट लेजिस्लेचर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे लेजिस्लेचर क्या है कि यहाँ के जो कानून है वो अलग है, और यहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब ये सेंटर के रूल्स यहाँ फॉलो होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, ये लिख ले बेटा, नोट कर ले। दो चीजें नोट करानी तुझे मैंने, बस ज्यादा नहीं। एक तो ये वाला एसजीएसटी वाला, और एक ये वाला। हो गया।
इसमें जो मेन समझने वाली चीज है ना वो क्या है मैं बता देता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है, पौंडीचेरी है या दिल्ली है, ये स्टेट के अंडर ही काउंट होते हैं, बट है ये यूटी है, क्योंकि ये सेंटर की ही पावर्स मानी जाती हैं कहीं ना कहीं, है ना। बट इनके पास अपने पावर, लॉ मेकिंग पावर्स है। क्या है इनके पास? है तो ये ब्रांच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, बट इनके पास अपनी लॉ मेकिंग पावर है। तो इसको किस में कंसीडर करेंगे हम? इंट्रा स्टेट में। आई बात समझ? जो यूटी, प्रॉपर यूटी गिना जा रहा है, ये किसका पार्ट है? इसमें जो लॉ यूज किए जा रहे हैं, किसके यूज किए जा रहे हैं? सेंटर के। ये अपने लॉज नहीं बना सकते। आई बात समझ? इसमें किसके लॉ बनाए जाएंगे? सेंटर के बनाए जाएंगे। तो सेंटर अपना लॉ खुद यूज करेगा, इसलिए इसको नाम अलग से दिया हुआ है यूटी जीएसटी अलग से। क्लियर है? इसलिए इन्होंने चंडीगढ़ को, दमन को, लक्षद्वीप को, लद्दाख को डाला गया इसमें। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है कि अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस है, असेंबली बैठती है जम्मू में अलग से। तो यहाँ पे असेंबली, मतलब ये कॉमन असेंबली है इनकी। चंडीगढ़ की असेंबली क्या है? नॉर्मल जो पार्लियामेंट बैठती है ना। तो यहाँ के जो भी है वहाँ, तो ये जो दिल्ली है, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर है, इनकी अलग से असेंबली बैठती है। यहाँ पे अलग से लॉ मेकिंग प्रोसीजर चलते हैं, इसलिए इसको स्टेट के अंडर गिनेंगे हम, मतलब इंट्रा स्टेट ही बोलेंगे हम, और इसको यूटी जीएसटी के अंडर काउंट करेंगे हम। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? जब मैं जम्मू कश्मीर से सामान बेचूंगा कहीं दूसरी स्टेट में, ठीक है, मतलब जैसे पंजाब में भेजा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कलेक्टिव टैक्स इकट्ठा कर लेगी सेंटर, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं इसको? It is a GST levied on the interstate supply of goods and services. It is collected by the center. IGST is equivalent to the sum total of CGST and SGST. मतलब अगर ये 9% है तो ये अकेला कितना रहेगा? 18% रहेगा। ठीक है। GST is a consumption based tax. That is the tax is received by the state in which the goods and services consumed. जो मैं पढ़ाता आया हूँ पीछे से कि कंजप्शन पे बात हो रही है, नॉट बाय द स्टेट इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड। इसलिए अल्टीमेटली बर्डन किस पे? कंज्यूमर पे। तो बिजनेसमैन लोग क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं। खाई बात समझ? उनको अपना मार्जिन अलग से लगाना है। अभी देखो इन्होंने क्लियर बता दिया, इंट्रा स्टेट में 2 आते हैं और इंटर स्टेट में एक सिंगल आता है। क्लियर? इनपुट क्या होता है? द टैक्स पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन द प्रोक्योरमेंट, परचेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो क्या लगता है? इनपुट। एन एंटिटी एज ईच स्टेट इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट, मतलब जो जो टैक्स पे करता जाएगा वो अवेलेबल क्रेडिट उसको मिलता जाएगा। ठीक है। पेड ऑन द परचेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी पेएबल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम। Thus the final consumer bears the GST charge in the supply chain। वही जो चलती आ रही है, मैंने मैन्युफैक्चरर ने खरीदा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ना, उसके बाद होलसेलर ने खरीदा फैक्ट्री से, फिर रिटेलर ने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, वो ऊपर तक पे करते आएंगे परचेज। तो वो क्या है? क्रेडिट है। वो क्रेडिट किसके अगेंस्ट सेटअप किया जाएगा? जब कंज्यूमर के पास सामान बिक जाएगा तो उसके अगेंस्ट उसको डिफरेंस लेके सेटअप कर दिया जाएगा। आई बात समझ? तो अल्टीमेटली जो टैक्स है इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सब किसको देना पड़ेगा? कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। द फाइनल प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने बोला हुआ एग्जांपल, इफ टैक्स पेबल बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन आउटपुट कितना? फाइनल प्रोडक्ट 750 रुपए का। ही हैज ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन 500 ऑन इनपुट परचेज, देन ही क्लेम इनपुट क्रेडिट कितना कर सकता वो? 500। ही नीड्स टू डिपॉजिट ओनली 250 इन कैश। समझ आ गई बात? दोबारा देख ले। जैसे इन्होंने बोला है, इफ टैक्स पेएबल बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन आउटपुट, अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो टैक्स पे कर रहा है आउटपुट के ऊपर, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट कितने का है वो? 750 का। एग्जांपल के लिए 750 का पड़ रहा है। ही हैज ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन 500, वो इसमें से 750 में से 500 के ऊपर टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है। इनपुट दैट इज परचेज, देन ही क्लेम, वो कितना क्लेम कर सकता है? इनपुट क्रेडिट 500 रुपए, क्योंकि जितना उसने पे किया उतना क्लेम कर लेगा 500 रुपए। ठीक है। ही नीड्स टू पे डिपॉजिट ओनली कितना? 250 रुपए। कितना टैक्स पे करेगा अपनी तरफ से? वो सिर्फ 250 रुपए पे करेगा। आई बात समझ? आउटपुट टैक्स मींस जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द सप्लायर। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हो गया? कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय द सप्लायर। ठीक है। इनपुट टैक्स का क्या मतलब हुआ? मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड, जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है।
ये था जीएसटी का कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब इन्होंने बताया यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी कैसे होता है। टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज इन द फॉलोइंग मैनर्स। क्या क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, आईजीएसटी क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट आईजीएसटी। अगर आपने आईजीएसटी क्लेम करना तो सबसे पहले किसके अगेंस्ट करोगे आप? आईजीएसटी के अगेंस्ट ही करोगे, ठीक है। इफ कुछ पहले से अगर बच जाता है तो फिर आप किसके ऊपर आ जाओगे? सीजीएसटी के ऊपर आ जाओगे। किसके ऊपर आ जाओगे? फिर भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो किसके ऊपर आओगे? एसजीएसटी। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टैक्स पे कर रहे हो आईजीएसटी का, तो पहले तो आईजीएसटी के अगेंस्ट ही उसको क्या करना है? अपने क्रेडिट यूज करना है। अगर वो बच जाता कोई भी बैलेंस आपका, जैसे 18,000 था तो आपका 15,000 आईजीएसटी के अगेंस्ट हुआ तो 3,000 बच गया, तो आपके पास पड़ा हुआ है सेंटर का पड़ा कम से कम भी 2,000 रुपए, तो आपने 2,000 यूटिलाइज किए, फिर 1,000 स्टेट के अगेंस्ट भी कर सकते हो, तो पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा आपका टैक्स। यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीएसटी किसके अगेंस्ट होगा? सीजीएसटी के अगेंस्ट। और अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करोगे इसको? आईजीएसटी के। लेकिन हाँ, सीजीएसटी का एक रूल होता है कि कभी भी वो स्टेट के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो, वो किसके अगेंस्ट ही होगा? सिर्फ आईजीएसटी के होगा। अब आईजीएसटी में स्टेट क्यों किया काउंट हमने? क्योंकि टोटल सम होता है ना दोनों का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल सम क्या होता है? आईजीएसटी। तो इसलिए आईजीएसटी को एसजीएसटी तक हम क्लेम कर सकते हैं, सेट अप कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ एसजीएसटी, भाई इसकी बड़ी फायदे हैं। एसजीएसटी को हम आईजीएसटी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एसजीएसटी क्रेडिट को हम यूटिलाइज सीजीएसटी के अगेंस्ट कभी नहीं कर सकते, सेंटर के पास नहीं कर सकते, बट आईजीएसटी का मिल जाता है बेनिफिट इसमें। पहले तो एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट करना है, अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो किसके अगेंस्ट होगा? वो आईजीएसटी के, ठीक है। अब इन्होंने ना इसका कुछ बताया हुआ है, समझो जरा। इनपुट जीएसटी क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, जो इनपुट जीएसटी है उसका क्रेडिट कैसे अवेल कर सकते हैं हम एसेट्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो इसका ये है, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फिक्स एसेट्स और सर्विसेज, इनपुट जीएसटी अकाउंट, इसको डेबिट किया जाएगा और इसको आउटपुट को क्रेडिट किया जाएगा। इनपुट की डेबिट, आउटपुट क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। अगर जीएसटी पेड है हमारा, सीजीएसटी पेड है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड एसजीएसटी अकाउंट इज डेबिटेड टू इनपुट एसजीएसटी, अगर पे कर दिया, ठीक है। और सीजीएसटी चार्ज इज क्रेडिटेड टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और ये किसको डाल दिया जाएगा? एसजीएसटी चार्ज इज क्रेडिटेड टू द आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। मतलब ये तो सिंपल बेसिक एंट्रीज है जो हमें पता ही है कि जो अगर आईजीएसटी पेड होगा तो इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, और अगर आईजीएसटी चार्ज किया गया है तो क्या करेंगे? उसको आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट चार्ज कर लेंगे, और ऊपर डेटर्स का या बैंक का नाम शो कर देंगे, ठीक है। इनपुट जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज आर रिवर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कहां कहां रिवर्स किया जा सकता है? परचेज रिटर्न पे, ड्राइंग्स पे, अगर फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट करते हो यहाँ पे आपको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ वापिस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब आपकी सेल का पार्ट नहीं है, तो ये रिवर्स हो जाएंगी चीजें, है ना। अगर हम खुद के यूज के लिए ड्राइंग्स कर लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा ना फिर इनपुट आपको, क्योंकि सेल नहीं हुई। आउटपुट जीएसटी चार्ज इज रिवर्स्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेजर, इसमें भी वही चीज है कि जब हमें रिटर्न बाय द परचेजर, जिसने खरीदा है वो वापस करेगा, तो उस केस में हम आउटपुट को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, सेल्स रिटर्न कहते हैं इसको, है ना। गुड्स लॉस्ट इन फायर भी था, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लाईज भी है, और यूटिलाइजेशन तो पता ही हमें कैसे करते हैं। इनपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड व्हेन टैक्स इज पेड बाय यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स, ठीक है। अब देखो जी, जीएसटी का डबल एंट्री कीपिंग में क्या से ट्रीटमेंट करना है। द डबल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स नीड्स टू शो जीएसटी वैल्यू सेपरेटली सो दैट परचेजेस, एक्सपेंसेस एंड सेल्स आर पोस्टेड नेट विदाउट द एडिशन ऑफ जीएसटी। क्योंकि अगर हम इसको अलग से शो नहीं करेंगे तो हमारे जो भी बैलेंस शीट के बैलेंसेस रहेंगे वो इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए होती है? ट्रू एंड फेयर वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है। तो हमने क्या करना है? इनकी एंट्रीज को अलग से शो करना, ताकि इनका लेजर अकाउंट्स अलग बन सके, ठीक है। जब इनके जीएल अलग बनेंगे ना,
तो हमें आगे पता करने में हेल्प होगी कि हमारे पास कितना क्लेम करने को, सेटअप करने को बैलेंस पड़ा हुआ है। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या एंट्री आती है? डेटर्स टू सेल्स तो आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अगर हम परचेज, क्रेडिट पर होंगे। हाँ नहीं नहीं, पेड कैश पेड पे भी होती है, क्यों नहीं होती? अभी इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दी है, क्योंकि होता क्या है, देखो बेटा, अभी कैश पेमेंट तो सिर्फ कंज्यूमर वाले केस में ही है ना। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, वो तो पहले सामान डिलीवरी करते हैं, इनवॉइस बेचते हैं, उसके बाद ही पेमेंट कलेक्ट करनी होती है, तो इसलिए डेटर्स वो होता है। हम हमेशा सोचते हैं इधर वाले लेवल पे, हमने सोचना मैन्युफैक्चरर होलसेलर के लेवल पे सोचना, क्योंकि हमारा बिजनेस की बात हो रही है। रिटेलर तो कस्टमर से ले गया, वो एंड यूजर की बात है। यहाँ पे एंड ये डेटर जो है ये कौन है, रिटेलर है या होलसेलर है? समझ आ गई बात? ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर सामान खरीदा हमने, तो इनपुट जीएसटी टू अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल क्या होता है हमारा? क्रेडिटर्स। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स, अगर हमने क्या करना है, सेट ऑफ करना है, तो क्या एंट्री बनेगी? यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट क्रेडिट करना चाहते हो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट, तो क्या करेंगे? आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और किसके अगेंस्ट? इसी के दे, सी था तो सीजीएसटी आ जाएगा, एसजीएसटी तो एसजीएसटी आ जाएगा, आईजीएसटी तो आईजीएसटी आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इन्होंने एंट्री में इधर लिखा भी है क्लियरली, अमाउंट ऑफ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी पेड यूटिलाइजिंग इनपुट। मतलब हमने क्या करा कि जो मेरा आउटपुट की लायबिलिटी थी, मैंने इनपुट को यूज करते हुए पे करी है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1000 रुपया टैक्स मतलब कस्टमर से कलेक्ट करा है, तो मैंने पे कितना करा हुआ था? 500 रुपया पे किया हो, तो उसके अगेंस्ट हमने कर लिया 500 रुपया। आई बात समझ? मैं उधर भी पे करूंगा तो कस्टमर से कलेक्ट करूंगा तभी भी गवर्नमेंट को पे कर पाऊंगा ना, तो बेसिक रूल है इसका। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन आपके सामने बड़ी सिंपल सी है, करें, खत्म करना है इसको अपने जीएसटी को। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना परसेंट? 9%। ठीक है, तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा इसकी? परचेज 50,000 है, 50 9% इस पे लगाएंगे हम, तो 59,000 का आ जाएगा सामान। मुश्किल? ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सैम एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months। तो बेटा याद रखना, जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन दी हो तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है कि जो हमें सामान पे मिलता है, बल्क पे सामान खरीदते हैं जब हमें तब मिलता है ना, तो सबसे पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लेना। ठीक है, तो 40,000 का 10% डिस्काउंट लेस हुआ तो 90% वैल्यू, तो 90% कितनी आती है? 36,000 बची। उसके बाद हमने जीएसटी को क्या कर लेना? प्लस कर लेना। ठीक है, 9% के हिसाब से, 36,000 पे 9% के हिसाब से। उसके बाद हमने 20,000 रुपया अभी पे कर दिया, और बाकी हमने 3 महीने बाद पे किया। जो 3 महीने बाद पे किया वो तो क्रेडिटर बन गया हमारा, तो ये एंट्री बनेगी। देखो, परचेज का 90% कितना आता है? 36,000, 36,000 का 9% 3240, 3240। जो हमने इमीडिएटली पे किया वो कितना था? 20,000। जो डिफरेंस बचेगा वो कितना बचा? 22,480 रुपए। ये हमने देने हैं 3 महीने के बाद, तो ये हमारा क्रेडिटर है सैम। कोई दिक्कत? उसके बाद लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स है तो रिवर्स हो जाएगा टैक्स। सच गुड्स वर परचेज्ड बाय द पेइंग जीएसटी, और हमने इसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है, तो क्या एंट्री बनाएंगे इसकी हम? ड्राइंग्स टू परचेज, और वो जो टैक्स था वो हमने क्या कर लिया? रिवर्स कर लिया। ठीक है, हम नहीं पे तो किया ना हमने, बट रिवर्स हो जाएगा ना हमें, ये हमें वापस आ जाएगा। हम ड्राइंग शो कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा हमें। जैसे हमने इसके ऊपर टैक्स तो शो कर देना, ड्राइंग्स लगी है हमारी, ठीक है, बट जब हम इसको क्लेम करेंगे ना, सेट ऑफ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा नील हो जाएगा वहां पे जाके। अब जैसे इस एंट्री में लिखा हुआ है, ये किया तो है उन्होंने, देखो परचेज के साथ ही रिवर्स किया हुआ है, ये देखो, है ना, उसी के साथ किया हुआ रिवर्स इन्होंने 1800। क्लियर? ऐसे इनपुट क्या होता है? डेबिट में, ये क्रेडिट में हो गया, तो ये नील हो गया। अच्छा, उसके बाद रेंट पे किया होगा इन्होंने, है ना,
ये एंट्री थी। रेंट पे टू गगनदीप 30,000 प्लस जीएसटी 6% के हिसाब से, ठीक है। तो ये लगा दिया 1800, 1800, 3600, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10%। किसने रिटर्न कर दी हमें? सैम ने। तो इस केस में भी क्या होगा, रिवर्स होगा। सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग जीएसटी एंड कितने परसेंट, 9%। तो इसकी एंट्री देखो क्या बनी है, सैम्स टू परचेज रिटर्न, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर लिया हमने 10%, और इनपुट को क्या कर लिया, जो 4500 रुपए हमारा परचेज रिटर्न बन रहा था उस पर 9% लगा लिया। ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे भाई हमने, क्योंकि सामान खरीदा, जब वापिस होगा तो फिर हम क्यों अलाउ करें दोबारा से, है ना, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री थी, फर्नीचर खरीदा है हमने, परचेज फर्नीचर फॉर 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। इसका मतलब ये इंटरस्टेट है, ये क्या है, इंटरस्टेट है। तो इंटरस्टेट में हमारा क्या लग गया, आईजीएसटी लग गया 12%। तो फर्नीचर इनपुट आईजीएसटी टू बैंक अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद देखो लास्ट एंट्री लिखी है इन्होंने, परचेज मशीनरी फ्रॉम सिम्फनी इंडस्ट्री फॉर 1,40,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%, 1,00,000 रुपए इमीडिएटली पे किया और बाकी हमने 2 महीने बाद पेमेंट करनी है। तो ऊपर वाली एंट्री है सेम। तो ये देख लो भाई, मशीनरी 40 की इनपुट लगा दिया और इनपुट एसजीएसटी भी लगा दिया, सीजीएसटी के बाद बैंक पे किया 1,00,000 रुपए, और जो बच गया बैलेंस वो हम करेंगे सिम्फनी इंडस्ट्री को 2 महीने बाद पे। ठीक है। अब इन्होंने नीचे नोट भी लिखा है कि भाई जो चीजें कंज्यूम हुई हैं वहां पे टैक्स क्या हो गया हमारा, रिवर्स हो गया। ठीक है, ये चीज है। समझ आ गया क्वेश्चन, इजी था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करना घर से ट्राई, ठीक है। अब मैं आपको जो करवाने वाला हूं पता क्या है, वो है आपका जो बेसिक क्वेश्चन है, देख लेना बेटा। हम करेंगे इसमें इसमें इन्होंने रूल्स बताया नहीं, आई थिंक। खत्म हो गया। मुझे जो करवाना था ना वो इसमें है ही नहीं शायद, वो आपका ना टैक्स में डाला हुआ इन्होंने शायद। ठीक है, आप ऐसा करना, ट्राई करना, क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा फिर मुझे बताना, मैं उसको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। बाकी एक चीज थी वो उनकी पुराने मॉड्यूल पे है, ठीक है, अगर होगी तो मैं उनको दोबारा करवा दूंगा, क्योंकि उसमें ना वो सेटअप वाला टॉपिक था वो मुझे करवाना है, और वो एडिशनल भी करवाना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी मैं आपको भी मॉड्यूल से देख के बताता हूँ कि क्या है।